गाइस अब हम लोग इसी में देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो गाइस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा नाम होता है सॉल्वेबल। इसको हम लोग सॉल्वेबल भी बोल देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखिए कह रहा है जिसका ऑब्जर्वेशन टाइप बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सके बिना किसी फर्दर एजम्पशन के या फर्दर सब्स्टिट्यूशन के, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो देखिए इसका कुछ तरीका है निकालने का, वो तरीका क्या है अभी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए कह रहा है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री that is m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए इज सेड टू बी exact if del m upon del x del y del m upon del y इक्वल टू del n upon del x। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट होने का ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाए, उसका वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो ये आपका क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए गाइज इसी में देखिए कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इतना भी पूछ सकता है। तो क्या किस तरह से पूछेगा, कहेगा व्हाट शुड बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। तो यही आपका क्या रहा है, नेसेसरी कंडीशन है। ये आपका क्या है, एग्जैक्ट होने का ये नेसेसरी कंडीशन है। डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इट इज सोल्यूशन इज गिवन। अच्छा देखो अगर सॉल्व हो जाए, अगर सॉल्व हो जाएगी इसके बावजूद भी सॉल्यूशन लिखने की प्रोसीजर अगर आपसे पूछे, अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये रहा आपके सामने में, इस फॉर्मूला के जरिए से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी अगर मान लिए कि आपको कहे एग्जैक्ट आप निकाल लिए, उसके बाद आप कह रहा है कि सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से आप नहीं निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो है ये फार्मूला है, ये क्या है, y कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है, m dx प्लस y दोज, क्या है, दोज टर्म्स ऑफ n which are free from x। ठीक है, और ये dy इक्वल टू c। ठीक है, कह रहा है इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन
दोज टर्म ऑफ एन विच आर फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, ठीक है। एन आपका क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए। तो देखिए अब ये सोल्यूशन है, ये क्या है आपका सोल्यूशन है, ठीक है। ये तो सोल्यूशन आ गया, चलिए ठीक है। कह रहा है सोल्यूशन है तो इसके लिए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कौन सा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी आपका क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके आप आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब है कि जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट कंफर्म कर लो कि आपका एग्जैक्ट है, तो उसके बाद आप से कहे उसका सॉल्यूशन भी निकाल दो, तो आप इस फार्मूला में वैल्यू डालिएगा उसका और आराम से निकल जाएगा। तो गाइस चेक करेंगे डाल के, चलिए देखते हैं क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने में, फिर अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं इसी में। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन जो गेट में पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपके सामने में क्या है, अल्फ़ा एक्स वाई क्यू प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट फॉर, और ये आपके सामने में क्या है ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें आपको निकालना है अल्फ़ा और बीटा निकालना है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है, चेक करना है कि किस अल्फ़ा और बीटा पे जाके ये एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि m कौन है। तो गाइस इसमें m का वैल्यू क्या होगा बताइए। सबसे पहले कंपैरिजन करना है m और n में, ठीक है, और उसके बाद लगाएंगे हम इसमें नेसेसरी कंडीशन। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं इसमें m कौन है। तो गाइस ये आपका m हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका n हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा, और ये m का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम आप क्या करेंगे, इसका जो है नेसेसरी कंडीशन लगाएंगे। वो नेसेसरी कंडीशन क्या है गाइस, बताए थे आपको, बताइए क्या है। तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो समझिए ये आपका क्या है एग्जैक्ट हो जाएगा। डेल m अपॉन डेल y डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका m के y के रिस्पेक्ट में, और इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में n को। अगर दोनों आपस में इक्वल हो गया, बराबर हो गया, तो समझिए कि ये आपका क्या है एग्जैक्ट हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो ये तो m है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं क्या आएगा। तो डेल m, पहले m लिख लेते हैं, m इक्वल टू आपका क्या है अल्फ़ा एक्स वाई क्यू प्लस वाई कॉस एक्स, ये है डी एक्स, ठीक है। और यही जगह आपका क्या है n का वैल्यू आपका क्या निकाले हैं, यहाँ से n है, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा साइन एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा डी वाई। समझ में आ गया, m निकल गया, n निकल गया। अब हम दोनों को डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। तो इसको कीजिए, क्या होगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 3 अल्फ़ा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि x को कांस्टेंट रखना है, y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, x आपका वैसे ही रहेगा जैसे है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे y है, तो y का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बताइए।
1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, और ये आपका कॉस बचेगा यहाँ पे प्लस कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे। अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो सिर्फ आप एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा इसमें। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2xy² प्लस, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, साइन है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, क्या होगा, बीटा कॉस एक्स आ जाएगा। ये आ गया। अब देखिए, अब डेल एम अपन डेल वाई अगर कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अब हम डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स करते हैं। तो दोनों को वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू अगर रखिएगा तो क्या आएगा, इस नेसेसरी कंडीशन में इसको रखिए। तो ये आपका हो गया 3α(x)y² प्लस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2xy² प्लस बीटा कॉस एक्स। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब बराबर है कि नहीं ये देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे क्या है, xy² है और यहाँ पे cos x है। तो गाइज़ यहाँ पर भी आपका cos x मिल गया और यहाँ पर भी आपका क्या है, xy² मिल गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब यहाँ पे गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 3α है और यहाँ पे क्या है, 2 है। किसके साथ में 3α है, 3α xy के साथ में क्या है, 3α है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो मतलब है कि 3α का जो वैल्यू है ये 2 होगा। तो 3α इक्वल टू आप, क्योंकि अल्फ़ा ही की जगह पे तो है, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, 3α इक्वल टू जो है ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू 2 है। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 छुपा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बीटा है, cos x है, यहाँ पर भी cos x है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीटा है और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। तो गाइज बीटा का जो वैल्यू है, बीटा इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ से देखिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3। अब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो गाइज इस अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू का जो है ये क्या है, आपका एग्जैक्ट है। ये जो वैल्यू निकला है, इस वैल्यू पे जो है क्या है, ये क्वेश्चन का क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्या है, आंसर निकल गया। अब ऑप्शन में चेक कीजिए, ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू के लिए क्या है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है। इस पर चेक कीजिएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो निकल गया। आप चेक कीजिए अब कौन सा ऑप्शन है, 2/3। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 2/3। ठीक है, अब देखिए ये हमारे हिसाब से ये सी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 2/3, यहाँ पर भी अल्फ़ा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 1 है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। चलिए, ये तो मान लीजिए कि एग्जैक्ट के लिए पूछा। अगर इसी में आपसे अगर पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे यही पूछ दे कि इसमें सोल्यूशन निकालिए, मान लीजिए ये आपका सॉल्व हो गया, जो ऑप्शन दिया हुआ था आंसर भी आपका आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ देता इसका सोल्यूशन भी निकालिए, एग्जैक्ट तो हो गया, अब इसका क्या है, सोल्यूशन भी निकालिए, तो क्या कीजिएगा गाइस, अब बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। हम आपको इसी में बताते हैं कि अगर इसी में आपको अगर पूछ दे सॉल्यूशन निकालिए तो क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, बताइए, क्या बताए थे आपको। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू उठा के ये इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिए हुआ ना, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू जो आया है 2/3, ये जो 2/3 आया है अल्फ़ा का वैल्यू, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और बीटा का वैल्यू 1 है, तो उठा के क्या कीजिएंगे, ये बीटा की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आप गिवन जो दिए हुआ है क्वेश्चन, उसमें हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू, ये वाला वैल्यू उठा के उसमें रख दे रहे हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 xy³
प्लस वाई कॉस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा का वैल्यू 1 साइन एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू उठा के डायरेक्ट ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था इसमें पुट कर दिए हम। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब सोल्यूशन निकालने के लिए आपको दो ऑप्शन है। आप डायरेक्ट या तो ऑब्जर्वेशन मेथड से इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से, या तो फॉर्मूला बताए थे हम आपको एग्जैक्ट का जो है ये सॉल्यूशन निकालने का हम आपको फॉर्मूला बताए थे। तो चलिए या तो ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, या अगर ऑब्जर्वेशन से नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे और निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए आप। अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ी सॉल्व हो जाए ऑब्जर्वेशन से। तो क्या करना है देखिए, अगर ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, फार्मूला बताए हैं। बहुत अच्छा फार्मूला है, आप लोग आई होप कि याद कर लिए होंगे वो फार्मूला को। तो चलिए, तो अब हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला से निकालते हैं। तो फार्मूला आपके सामने में ये है, देखिए y कांस्टेंट, यही तो बताए थे। y आपका क्या है, इंटीग्रेशन y इक्वल टू क्या होना चाहिए, y इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, y इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। और ये आपका क्या है, m डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, और ये कह रहा है दोज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोज टर्म ऑफ n which are free from x, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फ्री फ्रॉम x, जगह कम हो गया, फ्री फ्रॉम x, और ये क्या है आपका dy इक्वल टू सी, यही आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। दोज टर्म ऑफ n विच आर फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट इक्वल टू ये क्या है सी है, जगह नहीं था इसलिए हम आपको यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो गाइज इसका मतलब क्या है, क्या समझ रहे हैं इससे, ये जो क्या है, दोज टर्म ऑफ n विच आर फ्री फ्रॉम x, n का जो वैल्यू आप लेंगे उसमें ये आपको चेक करना है कि जो दिया हुआ है n का वैल्यू उसमें x तो साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। अगर x दिख लिया तो आपको x को नहीं लेना है, y को लेना है, क्योंकि x ये आपको फॉर्मूले में ही बोल दिया है n जो है आपका फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में x मौजूद है, y है, फिर भी x दोनों साथ में x है, तो समझिए आपका दोनों में अब 0 हो जाएगा आपको, ठीक है। कह रहा है कि x आपको नहीं लेना है, अगर दोनों में x है तो आप 0 पुट कर दीजिए, लेकिन x का नहीं लेना है आपको। x अगर साथ में जुड़ा है तो n का वैल्यू, n के लिए सिर्फ, m में नहीं, m में आपको x लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या कह रहा है, y कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, अब m क्या है आपका, ये आपका m था, ये आपका m था, और ये क्या है n है, ये बता चुके हैं हम आपको, ठीक है। तो गाइस अब इन इंटीग्रेशन में डालिए y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y को कांस्टेंट लेके इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है, m का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 2/3 xy³ प्लस y cos x, और ये क्या है आपका dx, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसमें चेक कीजिए कि x से फ्री कौन है, उसको लेना है। तो गाइज यहाँ पर भी y के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, ये भी x से फ्री नहीं है, क्योंकि y के साथ क्या लग गया, x लग गया, तो ये भी आपका x से फ्री नहीं है। और यहाँ पे देखिए साइन x है, यहाँ पे तो साइन x के साथ है, तो गाइज यहाँ पर भी आपका क्या है, x से फ्री नहीं है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में x आ गया, तो अब इसके लिए गाइज ये हो गया, डायरेक्ट आप 0 पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, क्योंकि x है ही नहीं है, ये
वाई है ही नहीं यहाँ क्या है, क्योंकि वाई भी है तो एक्स के साथ है, इसलिए हम क्या किए वाई डायरेक्ट जो है एन जो है डायरेक्ट हम क्या कर दिए 0 कर दिए, और ये आपका डी वाई हो जाएगा और इक्वल टू सी। ठीक है, चलिए बहुत आसान हो गया। अगर मान लीजिए दोनों में एक्स आ गया तो इंटीग्रेशन करने की कोई झमेले नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, कह रहा है कि वाई आपका कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स को ही आप इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए 2/3 अब यहाँ पे करते हैं, एक्स को इंटीग्रेशन करने, एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, साथ में ये y कांस्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी क्या है आपका y है, तो y जिस तरह से है उसी तरह छोड़ दीजिए आप। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cos का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा sin x, और ये आपका c है कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो गाइस तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सॉल्यूशन आपका ये निकल गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये तो आपका सॉल्यूशन आ गया। पहले तो आपको सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा था, लेकिन हमने आपको सॉल्यूशन भी निकलवा दिया इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एग्जैक्ट बोल रहा था कि अल्फ़ा और बीटा के किस वैल्यू पे जाके जो है एग्जैक्ट होगा, अल्फ़ा के 2/3 पे और बीटा का जो है 1 पे जाके ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हो जाएगा। ये तो यहाँ ही तक का क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा करवा दिए कि इसमें सोल्यूशन भी आपको निकलवा दिए। तो चलिए आप इसको पॉज करके लिख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब इसको भी पॉज कीजिए और लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है एक्स फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, हम एग्जैक्ट होने के लिए हम क्या करें, नेसेसरी कंडीशन लगाए। नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, दोनों बराबर आ गया तो एग्जैक्ट हो गया। उसके बाद अगर मान लिए कि आपसे सॉल्यूशन के लिए पूछा तो डायरेक्ट हम क्या किए, ऑब्जर्वेशन मेथड देखे, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं हुआ आपका तो आप क्या किए, फार्मूला लगा लिए, वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा से आपको समझ में आ गया गाइस, हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी में और क्वेश्चन करते हैं और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तब तक आप इसको पॉज कीजिए और लिखिए, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपके सामने में गाइस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x² + y² + 2x इंटू क्या है dx है प्लस 2y dy = 0। ये कह रहा है कि एग्जैक्ट है या नहीं उसको बताना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि m कौन है और n कौन है इसमें से। ठीक है, तो गाइस आपका जो है m इसमें से कौन है बताइए। तो गाइस m = आपका क्या है, x² + y² + 2x, ये आपका क्या है m है। और n कौन सा है, n = ये है n आपका है 2y। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये m है और ये n है। अब क्या करेंगे, तो एग्जैक्ट होने का नेसेसरी कंडीशन आपके पास है, ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो गाइस वो क्या है, ∂m/∂y, ये समझ में आ गया, = ∂n/∂x। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो समझिए ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं आपस में। तो गाइस इसको अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ∂m/∂y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन किए तो ये 2y हो जाएगा, ये आपका 2y हो जाएगा। और इसका अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे तो x कोई टर्म ही नहीं है, जब x नहीं है तो ∂n/∂x करेंगे तो ये आपका क्या है, 0 हो जाएगा। तो पता चला कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका एग्जैक्ट नहीं है। ∂m/∂y = ∂n/∂x नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो 2y आ गया, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन x कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपका क्या है 0 हो गया। समझ में आ गया। चलिए, ये आपका एग्जैक्ट नहीं है, ये नॉट एग्जैक्ट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है ये आपका नॉट एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे फंस गया मामला। एग्जैक्ट था तो पूरा रिजल्ट जो होता था एग्जैक्ट का कंडीशन का वो लगा के इसको सॉल्व कर लेते थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइस, इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जाता है। कोई ऐसा फंक्शन x या y का या x y दोनों को इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं। जो दिया हुआ जो क्वेश्चन होता है उसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, किसको, x y या x y दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखते हैं। शायद अगर मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। अगर बन जाए तो फिर आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो गाइस, कैसे बनाए एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बन जाए का क्या मतलब है, सॉल्व होने लायक बन जाए। ठीक है, अगर सॉल्व होने लायक बन जाए तो हम एग्जैक्ट का स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा देंगे उसमें, और आराम से वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, अब जो वो मल्टीप्लाई करने वाले जो फैक्टर होगा ना, जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और आप लोग जो है उसको क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से उसे जान जाते हैं। ठीक है, आप लोग उसको क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर, या उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाले कैसे निकाला जाएगा, जिससे हम इसको एग्जैक्ट बना सकें। ये तो बोल दिए कि भाई एक्स वाई या डिवाइड कर दे, लेकिन करे कैसे, उसके लिए क्या है। तो गाइस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर करने के लिए जो है उसका जो है वो रूल है, उसका कोई तरीका है। वो तरीका, वो रूल्स क्या है, वो रूल्स ऑफ इवेल्युएटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो वो क्या है रूल, चलिए देखते हैं उसको। ठीक है गाइस, ये रहा आपके सामने में रूल ऑफ इवेल्युएटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। गाइस, पहले से हम आपको जो है लिख के बता दिए, इसलिए कि टाइम थोड़ा बचे इसमें। ठीक है, आपका टाइम बचे। तो गाइस, इसमें क्या है, टोटल 4 रूल है। अब हम इसको बारी बारी से समझते हैं। तो ये रूल क्या कह रहा है, ये है आपका रूल ऑफ इवेल्युएटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहला रूल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि इफ़ mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 इक्वेशन इज होमोजीनियस, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1/mx प्लस ny। तो चलिए ये क्या कह रहा है समझते हैं। तो गाइस, ये कह रहा है कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए, अगर इक्वेशन जो है आपका होमोजीनियस हो जाए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये वाला लगेगा। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये बात को दर्शाता है कि डिनोमिनेटर में जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आप क्या समझे, इसमें क्या है, कह रहा है कि इक्वेशन अगर होमोजीनियस हो, अब जो दिया हुआ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस हो जाए तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लगा दीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा समझते हैं क्या कह रहा है, इफ़ mx
minus ny not equal to 0, equation of the form f1 x and y into y dx plus f2 जो है x y and x dy इक्वल टू 0, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है 1/mx माइनस ny। तो चलिए इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो गाइस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो जाए, इस टाइप का हो जाए, dx जो है, dx वाले जो y में क्या है, dx जो है आपका y कॉमन आ जाए और dx में आपका y कॉमन आ जाए और dy में आपका x कॉमन आ जाए, अगर इस तरह का आ रहा है या दिखा तो आप जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। ये 1/mx माइनस ny, ये क्लियर हो गया। तीसरा देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 1/n डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू f ऑफ x अलॉन देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी वाई। तो इसको समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। अगर फंक्शन x आ जाए या अगर फंक्शन आपका क्या आ जाए, x आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, तो आप इस फॉर्मूला को पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन x आ जाए या कांस्टेंट आ जाए तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चौथा नंबर क्या है, देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू एफ वाई अलॉन देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ y अलॉन हो, क्या हो, फंक्शन ऑफ y क्या है आपका, अलॉन आए या केवल y का फंक्शन आए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपका ये वाला होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को इस पे सॉल्व करते, चेक करते हैं कि ये चार में से कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें लगेगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कब होगा, ऐसा क्यों लगेगा, ये हम आपको बताएं जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट नहीं होगा, तब आप इस रूल को इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लगा के आप उसको एग्जैक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन आपका जो है सेम क्वेश्चन है वही वाला, ये क्या है आपका, इस क्वेश्चन में क्या है आपका एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो अब हम इसमें से चेक करेंगे कि ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप का है, ठीक है, कौन सा रूल इसमें लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। देखिए चेक करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए गाइस, सबसे पहला रूल क्या है इसमें, कह रहा है इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। तो चेक कीजिए क्या ये होमोजीनियस है, तो गाइस ये वाला जो है आपका होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, होमोजीनियस नहीं है, पहला रूल तो आपका नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि दूसरा रूल आपका कह रहा है कि ये जो dx में y कॉमन होना चाहिए और dy में x कॉमन होना चाहिए। तो आप इसमें कॉमन बनाइए, कॉमन ले सकते हैं, किसी को आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कॉमन लेके, y dx में आपका y कॉमन या dy में आपका x कॉमन। देखिए यहाँ पे x तो है ही नहीं है, तो कॉमन कहाँ से आएगा, इस यहाँ पे देखिए x है, dy में आपका x कॉमन हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि x है ही नहीं है, तो कॉमन कहाँ से होगा इसमें। तो गाइज आपका दूसरा रूल भी नहीं लगेगा इसमें। तीसरा करके देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है कि आपका जो है तीसरा रूल आपको कह रहा है कि अगर फंक्शन ऑफ f ऑफ x आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, तो तीसरा रूल लगा के देखते हैं कि फंक्शन ऑफ x आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है, दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा रूल।
तो चलिए चेक करते हैं, आप इसको करके देखते हैं। क्या करेंगे, इसमें 1/n है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो है हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, n का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए, इस फार्मूला से तीसरा रूल से देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m और n का जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो गाइज 1/n, तो n आपका क्या है 2i है, यहाँ पे देखिए n आपका क्या है 2i है, यहाँ है ना n 2i, तो n आपका क्या निकल के आया 2i, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे 2i रखेंगे, तो 1/n की जगह पे 2i, समझ में आ गया। अब क्या है डेल m अपॉन डेल वाई, अब इसको अगर डेल m अपॉन डेल वाई कर रहे हैं तो क्या आएगा बताइए। तो यहाँ से आपका क्या है y के रिस्पेक्ट में अगर इसको करेंगे तो 2i ही बचेगा, बताइए क्या होगा, 2i ही तो बचेगा ना, तो 2i, ठीक है। अब ये माइनस डेल n अपॉन डेल x, तो गाइज अगर हम इसको डेल n अपॉन डेल x कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे आप 0 पुट कर लीजिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या है देखिए, अब आपका कह रहा है कि फंक्शन या तो x के टर्म में आना चाहिए, ये फंक्शन ऑफ x आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ x आ रहा है या नहीं। तो गाइज ये इससे तो कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, x तो नहीं आया लेकिन कांस्टेंट आ गया, तो आपका काम बन गया। रूल नंबर 3 इस पर सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, रूल नंबर 3 आपका क्या हुआ सेटिस्फाई कर गया। तो अगर कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट आपका तो आ गया, तो ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर लग जाएगा इसमें, तो लगाइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x के जगह पे 1 रख दीजिए, फंक्शन आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट आया 1, और ये आपका क्या है dx है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, e का पावर क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा x, e का पावर क्या है बताइए x आ गया। अब क्या करें, ये तो आ गया, अब हम इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इस e का पावर x को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलिए करते हैं क्या आता है, तो देखिए, तो ये x² प्लस y² प्लस 2x और ये e का पावर x और ये dx हो जाएगा, और ये प्लस 2y और e का पावर x और ये आपका क्या हो जाएगा dy इक्वल टू 0। देखिए आया, हम क्या किए, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। आप इसको चेक करते हैं, हम जो आपको बोले हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं था तब तो इतना प्रॉब्लम हुआ, ये सब लगाना पड़ा। तो जैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एग्जैक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, तो चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट हुआ भी है या नहीं। तो गाइज m क्या है आपका, ये है, n क्या है, ये है, तो m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा x² मल्टीप्लाई कर दिए e का पावर x प्लस y² e का पावर x प्लस 2x e का पावर x, n आपका क्या हो जाएगा 2y e का पावर x, ये ना, m आपका ये हो गया, n हो गया ये। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डेल m अपॉन डेल y कीजिए। अब इसको डेल m अपॉन डेल y कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y e का पावर x हो जाएगा, y को ही करना है, ठीक है। चलिए अब n को करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डेल m अपॉन डेल x,
तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2y ई का पावर x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा e का पावर x ही आता है। ठीक है, तो गाइस अब देखिए आपका जो है नेसेसरी कंडीशन क्या है, डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x बराबर आना चाहिए। तो डेल m अपॉन डेल वाई 2y ई का पावर x, डेल m अपॉन डेल x 2y ई का पावर x, दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। बोले थे ना, अब प्रूफ करके भी बता दिया आपको। ठीक है, एग्जैक्ट हो गया, समझ में आ गया। अब एग्जैक्ट तो हो गया, लेकिन अगर इसी में आपसे पूछे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर क्या कीजिएगा। सॉल्यूशन करने के लिए आपका क्या है, दो, पहला क्या है ऑब्जर्वेशन लगाइए। ऑब्जर्वेशन से नहीं हिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर इसका फॉर्मूला है। वो फार्मूला क्या है देखिए, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, m dx, m का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। m का वैल्यू क्या है, ये वाला पूरा रखिए, ये m का वैल्यू रख दीजिए पूरा, लेकिन y कांस्टेंट लेके चलना है। इंटीग्रेशन कीजिए y कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि लिख दिया है यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर ई का पावर x प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर x प्लस 2x ई का पावर x। ठीक है, और ये आपका क्या है dx प्लस, अब n क्या है आपका 2y ई का पावर x। यहाँ पे क्या कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है। यहाँ पे जो है आपका x फ्री फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका जो है x जो है फ्री फ्रॉम होना चाहिए, n का वैल्यू में जो है x नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे x का टर्म तो आ ही गया, यहाँ पे देखिए 2y ई का पावर x, साथ में x आ ही गया, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरो dy इक्वल टू सी। तो गाइस आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x के रिस्पेक्ट में करना, x में करना है, y को कांस्टेंट रख के चलना है। ठीक है, तो आप इसका अगर इंटीग्रेशन कर दे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई का पावर x प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर x। ठीक है, प्लस 2x ई का पावर x dx। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसका जो है इंटीग्रेशन आप खुद कर लीजिएगा। इतना बड़ा सवाल गेट में हो या ईएससी में नहीं पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए हम बता दिए आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत सिखा दिया आपको, इतना काम आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तब तक आप इसको पॉज कीजिए, अच्छा से लिखिए, समझिए। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट आए कमेंट कीजिए। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।